वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एफडीआई स्टैंड फॉर, है ना, यानी कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेब्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, the Potter's diamond model, the Potter's diamond model include which of the following factor? Potter's diamond model जो है वो कौन सा फैक्टर को इंक्लूड करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, फैक्टर कंडीशन, है ना। पॉटर डायमंड मॉडल जो है वो फैक्टर कंडीशन को, डिमांड कंडीशंस को, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, फर्म, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड रिवैलरी को। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट? फ्लक्चुएशन के कारण एक्सचेंज रेट में कौन सा रिस्क जो है वो अराइज होता है? पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, करेंसी रिस्क, मार्केट रिस्क। बताइए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, करेंसी रिस्क जो है वो अराइज होता है। ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क जो है वो कंट्री के अंडर या फिर ग्लोबल लेवल पे भी अराइज होता है, लेकिन ये राजनीति से रिलेटेड होता है। जिस कंट्री में सरकारें जो है वो अस्थिर नहीं रहती है, अस्थिर रहती है, तो उस कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क जो है वो अधिक होता है। जैसे करंट में हम लोग पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक आर्थिक रिस्क जो है वो कंट्री के अंदर में इकोनॉमिकली अगर कंट्री वीक हो जाता है, जैसे अगर हम लोग बात करें श्रीलंका का, तो वो अभी इकोनॉमिक रिस्क से गुजर रहा है। मार्केट रिस्क जो है वो कंट्री के अंदर में मार्केट, जैसे अभी आपका यूएसए का मार्केट जो है वो डाउनफॉल है ना, तो वो मार्केट रिस्क में आ जाता है। क्लियर है? तो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 का वो करेंसी रिस्क है। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन से अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड आईएमएफ के द्वारा 1919 टू बेल इंडिया आउट ऑफ द क्राइसिस, है ना। कितना लोन प्रोवाइड किया गया था? 90 के दशक में भारत को संकट से उबारने के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो 19 में कितना ऋण जो है वो इंडिया को दिए थे? तो इंडिया को उस समय वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक भी पैसा ऋण नहीं मिला था, यानी कि नन ऑफ द अबव होगा, इंडिया को कोई पैसा नहीं मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रिलैक्सिंग द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन, यानी कि व्यापार और उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों और नियंत्रणों में ढील देने का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? जब रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है बिजनेस से, बिजनेस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है, तो उसको हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, डैश कैन बी डिफाइंड एज एनी बिजनेस दैट क्रॉसेस द नेशनल बॉर्डर ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, है ना।
36 का करेक्ट ऑप्शन को बताइए। हम लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन को आप करेक्ट पढ़ते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्री टू कंट्री जो बिजनेस होता है, कंट्री टू कंट्री, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, और ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। ग्लोबल बिजनेस क्या होता है? जब मल्टीनेशनल में अगर बिजनेस चल रहा हो, यानी कि एक से अधिक नेशन में अगर आपका बिजनेसेस जो है वो रन कर रही है, तो वो मल्टीनेशनल है ना। और ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल और ग्लोबल ये सेम ही है, लेकिन यहाँ ट्रांसनेशनल इंटरप्राइजेज है जो आपको ग्लोबल बिजनेस से ही एकदम सिमिलैरिटीज है। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 36 है, इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच कंपनी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? फर्स्ट एमएनसी कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, है ना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, जो डेवलपिंग कंट्री को क्या फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? इनमें से कौन जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज नहीं है ना, इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज नहीं है, ये नॉट बोल रहा है। ठीक है। तो मार्केट फोर्सेस, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लार्ज कस्टमर बेस और डाइवर्सिफाइड रिस्क, इनमें से कौन जो है वो नहीं है? तो मार्केट फोर्सेस जो है ना, ये इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज नहीं है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कम लागत पे प्रोडक्शन हो जाता है। लार्ज कस्टमर बेस, कस्टमर बेस जो है वो लार्ज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्री के लोग जो है वो कस्टमर बन जाते हैं ना। और डाइवर्सिफाइड रिस्क, यानी कि रिस्क जो है उसका डिवीजन हो जाता है। तो ये सी और डी जो है वो आपका एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो एडवांटेज नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिमिनिशिंग ट्रेड बैरियर आर डैश ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बोलता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड डिमिनिशिंग ट्रेड, ट्रेड का डिमिनिशिंग होना मतलब घटना, ये कौन सा बैरियर है बताइए इंटरनेशनल बिजनेस में? बताइए। ये है ड्राइवर्स। क्या है? ड्राइवर्स। क्लियर है। तकनीकी नवाचार और घटती व्यापार बाधाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ड्राइवर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन अदर कंट्री फॉर बिजनेस एंड ऑल्सो ऑपरेट फ्रॉम अदर कंट्री आर कंसीडर्ड एज, है ना। बोलता है कि कंपनी दैट इन्वेस्ट अदर कंट्री फॉर बिजनेसेस एंड ऑपरेट फ्रॉम अदर कंट्री आर कंसीडर्ड एज, है ना। उसको क्या बोला जाता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल इंटरप्राइजेस, ग्लोबल कंपनी और इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट। क्या बोला जाता है? तो ग्लोबल कंपनीज बोला जाता है। ठीक है। ग्लोबल कंपनी जो होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही होती है। एक इसका जो ब्रांच हेड ऑफिस होता है वो एक कंट्री में होती है, और सभी जगह जो है वो सभी बहुत सारे कंट्री में जो है वो ऑपरेट होती है। ठीक है। मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल जो है वो सिमिलर टाइप की कंपनियां हैं, और इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट वो जो है वो अलग चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। कौन सा एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है वो
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस चेक करती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो बी है। क्या है? बी है, एमआरटीपी एक्ट, है ना। और एमआरटीपी एक्ट का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोलीज एंड क्या है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। फेमा एक्ट, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, which of the following does not fall within the jurisdiction of the MRTP commission? है ना। MRTP का फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़े हैं, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, संयोजनों का विनियमन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन जो होता है वो बिजनेसेस में रेस्ट्रिक्शन को क्या करता है? रिमूव कर देता है, हटा देता है, उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन, है ना। लिबरेट करना मतलब हटा देना या फिर उसको लिबरल बना देना। ठीक है। नेक्स्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। When a company takes over another one and clearly become the new owner, the action is called, बताइए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कहते हैं, है ना। जब नया ऑनर बन जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है और स्पष्ट रूप से नया मालिक बन जाती है तो कार्रवाई कहलाती है, एक्विजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्विजिशन कहलाती है। ठीक है। मर्जर क्या होता है? जब एक कंपनी, दो कंपनी जब एक सिंगल एंटिटी बनती है उसको मर्जर कहते हैं। ठीक है। और स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है वो बहुत सारी कंपनियां मिल करके एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे वर्क करती है, बट उनका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी कि सभी कंपनियों का अपना अपना आइडेंटिटी होता है, बट एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे वर्क करती है, उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट सेशन जो है वो हम लोग फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।